अब हम लोग विसर्ग डिस्कस कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक टॉपिक उपद्रव का वर्णन, ठीक है। उपद्रव क्या होता है, उसका क्या लक्षण है, ये चीज़ का रेफरेंस आपको विसर्ग अध्याय में मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और होता क्या है उपद्रव कि जो रोग के बाद उत्पन्न होता है, ठीक है। कभी भी कोई डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन उसके बाद ही उत्पन्न होगा, रोग के ही वो आश्रित होता है और उसको रोग ही कहा जाता है। वो अपने आप में भी एक डिजीज़ होती है, वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, किंतु रोग होने के बाद ही वो उत्पन्न होगा, तभी उसको उपद्रव बोलेंगे। पहले हो जाएगा तो अपने आप में दूसरी डिजीज़ वो हो जाएगी। प्रधान रोग होता है और रोग के अनुभूत जो अप्रधान है वो उपद्रव कहलाता है, ठीक है। प्रधान रोग के शांत होने पर ये जो उपद्रव है उसका अप्रधान रूप से जो व्याप्त है वो अपने आप ही शांत हो जाता है। ये उपद्रव शरीर में अधिक पीड़ा करने वाला होता है, क्योंकि प्रधान रोग के द्वारा शरीर ऑलरेडी कैसा हो गया है, कर्षित हो गया है, जर्जित हो गया है, शरीर ऑलरेडी कमजोर है, ठीक है। तो ये और ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करता है। और इसके अलावा शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी जो उपद्रव होते हैं वह कष्टकारी अवश्य होते हैं। और हमेशा ही ये कैसे होते हैं, कष्टकारी ही। उपद्रव हमेशा कष्टकारी होता है। उपद्रव की चिकित्सा शीघ्र आपको करनी चाहिए, ठीक है। और इसकी चिकित्सा क्या है कि आपने मेन डिजीज का ही ट्रीटमेंट करना है। तो ये इसका रेफरेंस होता है। और इसको श्लोक में रोग के आश्रय ये रहता है, स्थूल हो सकता है, अणु हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है, व्याधि परिक्लिनिष्ट शरीरत्वाद, यानी कि जो व्याधि से कमजोर हो गया है शरीर में वहां पे ये उत्पन्न होता है, या बीमारी के बाद ही, आफ्टर व्याधि ही ये उत्पन्न होता है। तो इसको एज अ रेफरेंस ध्यान रखेंगे कि उपद्रव का वर्णन किधर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर अब बात करते हैं सन्निपातज विसर्ग रोग की। तो सन्निपातज विसर्ग रोग में मिक्स सारे लक्षण मिलेंगे, ठीक है। सर्व आयतन समुत्थानश्च, यानी कि सारे आयतनों से मिक्स ये मिलेगा। आयतन माने कि कहाँ पे वो डिजीज हो रही है, ठीक है। तो पृथक पृथक यहाँ पे दोषों से उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, आयतन यहाँ पे समुत्थान का मतलब यहाँ पे कारण भी लिया गया। समुत्थान कारण का भी पर्याय होता है, तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि अलग अलग कारणों से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वात पित्त कफ तो अपने अपने रिस्पेक्टिव कारणों से होंगे। हर प्रकार के लिंग यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, हर प्रकार के लक्षण मिलेंगे यहाँ पे। और ये सन्निपातज क्या है, पूरे शरीर में फैलने वाला होता है। सर्व धातु अनुसारी और सभी धातुओं में इसकी गति होती है और ये शीघ्र ही रोगी को मारने वाला होता है। आशुकारिणम, ठीक है, आशुकारिणम भी ये होता है। और महाअत्यायिक, यानी कि बिल्कुल एकदम इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, पेशेंट को ये मारने वाला होता है। इस तरीके का होता है सन्निपातज विसर्ग रोग, जो कि कैसा है, अचिकित्सीय, उसको आपको ट्रीट नहीं करना है। इसके अलावा विसर्ग की अब साध्यता के लिए बोला है कि इसमें तो अभी तक हम समझ चुके हैं सारा कि वातज पित्तज कफज है, यही साध्य होंगे। और जो अग्नि कर्दम है, ठीक, अग्नि विसर्प है, कर्दम विसर्प है, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, मर्म स्थान में सिरा स्नायु मांस आदि यहाँ सब जगह ये व्याप्त ना हो, ठीक है। मर्म स्थान, सिरा, स्नायु, मांस क्लेद को उत्पन्न करने ना वाले हों तब, और सामान्य विसर्प की तरह कुछ दिन तक चिकित्सा करने पर दोनों ही विसर्प शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, यदि अनादर पूर्वक अर्थात प्रमाद पूर्वक इन दोनों की चिकित्सा की जाए, माने प्रॉपरली आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो उसकी चिकित्सा शीघ्र आरंभ करें। और यदि ग्रंथि विसर्प उपद्रव युक्त है, ठीक है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। सन्निपातज तो कंप्लीटली असाध्य ही है, ठीक है, उसकी भी आपने चिकित्सा नहीं करनी है। तो अग्नि और कर्दम वाले को जल्दी आप ट्रीट करेंगे, मर्म अनुसारी ना हो, उपद्रव ना उत्पन्न किए हो, तो वो साध्य है, ठीक है, तब आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ग्रंथि वाला आप कभी भी चिकित्सा नहीं कर सकते, कंप्लीटली असाध्य। सन्निपातज वाला कंप्लीटली असाध्य। वातज पित्तज कफज जो है वो साध्य माने जाते हैं। तो ये बेसिक इसका पॉइंट है। फिर चिकित्सा यहाँ से बताई जाएगी। तो अब विसर्प रोग की चिकित्सा की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें सामदोष कफ के स्थान पे स्थित होता है, तो लंघन वमन करना होता है। औषध तथा आहार द्रव्यों में तिक्त का सेवन करना है, लेप लगाना है, तो रूक्ष शीतल वीर्य आपने लगाना है। तो यहाँ पे मेन बात की गई है ना
देखो ये डिजीज का वर्णन किसके बाद किया गया, छर्दी, ठीक है। छर्दी में क्या निकलता है, वॉमिटस निकलता है और साथ में कफ भी निकलता है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति छर्दी का वेग धारण कर रहा है, ठीक है, तो एज अ कॉम्प्लिकेशन ये विसर्प रोग उसको उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे कफ की इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है, ठीक है, और सामदोष भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए बोला है कि सामदोष और कफ जहाँ पे है इन्वॉल्व, तो आपने वहाँ लंघन वमन कराना है, उसके बाद आपने तिक्त द्रव्यों की औषधियों का सेवन कराना है, ठीक है। और इसके अलावा लेप अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, कुछ खाने के लिए देंगे, कुछ अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या बताया हुआ है कि आपको रूक्ष शीतल वीर्य वाले द्रव्यों को लगाना चाहिए। ऐसे ही अगर पित्त स्थानगत दोष है, ठीक है, तीनों के लिए बेसिकली इन्होंने अलग अलग बता दिया है। वैसे ये डिजीज कफ डोमिनेंट होती है, ठीक है, कफ डोमिनेंट डिजीज है, कोई भी स्किन डिजीज होगी कफ डोमिनेंट ही होती है वो। और अब आप इसको एक तो ऐसे समझ सकते हैं, और कैसे समझ सकते हैं कि ना 3 तरीके के बताए थे, वातज पित्तज कफज, तो तीनों के लिए सेपरेट बता दिया, ठीक है। तो जो कफज विसर्प है वहां पे आपने लंघन वमन कराना है, तिक्त द्रव्यों का सेवन और रूक्ष शीतल वीर्य वाली औषधियों को अप्लाई, ठीक है। शीतल वीर्य इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये विसर्प है ना, रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे उष्णता होता है एक फैक्टर, इसीलिए, ठीक है। और पित्त स्थानगत जहाँ पे पित्तज विसर्प की बात की जाए तो वहां पे भी आपने लंघन वमन और तिक्त रस का सेवन से ही चिकित्सा करनी है आपको। यहाँ पे भी अलग क्या करना है, रक्त मोक्षण और विरेचन का भी प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये कैसी डिजीज है, मैंने बताया कफ डोमिनेंट है ना, तो आपको लंघन वमन आदि इनका ही प्रयोग ज्यादा इसमें करना पड़ेगा। प्लस क्योंकि ये पित्तज विसर्प की अभी यहाँ बात हो गई है, तो रक्त शोधन की भी बात होगी, ठीक है, रक्त मोक्षण की। ऐसे ही जो वात स्थान की बात है, अगर वातज विसर्प की बात की जाए तो आपको क्या करना है, वातज विसर्प के केस में सर्वप्रथम वायु के स्थान को रूक्ष औषधियों द्वारा रुखा करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का विसर्प रोग में रक्त पित्त का अनुबंध है तो प्रारंभ अवस्था में आप स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और वैसे आप वातज केस में स्नेहन का प्रयोग ही करेंगे। और साथ ही साथ वायु पूरे शरीर में फैले ना, इसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ठीक है, क्योंकि कफ डोमिनेंट है ना कहीं ये डिजीज, इसीलिए रूक्ष औषधियों का भी प्रयोग इसके केस में किया जा रहा है। और एक बात यह है कि पित्त का अनुबंध है, रक्त का अनुबंध है, तो प्रारंभिक अवस्था में स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक मिनट, अब यहाँ पे घृतपान के लिए बोला हुआ है, घृतपान एंड विरेचन का प्रयोग। तो जो वात प्रधान विसर्प रोग है, अल्प दोष है, पित्तज विसर्प
वातज विसर्प में और अल्प दोष युक्त पित्तज विसर्प, इन दोनों ही जगह तिक्त घृत का पान कराना चाहिए। और यदि पित्तज विसर्प हो, दोष अधिक मात्रा में है, तो आपने विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। और तिक्त घृत विधान जो है, कैसे तिक्त घृत कौन सा है, तो उसके बारे में कुष्ठ वाले चैप्टर में बता दिया गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये वाला ना खास ध्यान रखना, क्योंकि हमें लगता है कि रक्त पित्त आ रहा है यहाँ पे, तो ये रक्त पित्त के चैप्टर का हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं है, इधर बोला गया है। और इसके अलावा विरेचक घृत का प्रयोग करने के लिए इसमें बोल रखा है, तो जब दोष रुक जाते हैं, रुककर त्वचा और मांस में दोष रुक जाते हैं, रुककर त्वचा और रक्त में मांस करने लगते हैं, विसर्प पीड़ित जो रोगी है उसमें आपको विरेचन का प्रयोग भी करना होता है। जैसे ही घृत का सेवन कराएंगे तो उससे दोष रुक जाएंगे, त्वचा और मांस में, रक्त में, सब जगह पाक करते हैं। इससे आपको शांति के लिए क्या करना है, विरेचक औषधियों का यूज कराना चाहिए, उत्तम होता है। अथवा प्रारंभ में ही रक्त मोक्षण कर देना चाहिए। और घृत यूज कहाँ करा रहे थे, घृत यूज करे थे वातज जो विसर्प है या फिर पित्तज विसर्प के केस में। ठीक है, तो वहां पे ये करना है हमें, और उत्तम होता है ये चीज। प्रारंभ में रक्त मोक्षण करना चाहिए, क्योंकि विसर्प रोग का जो आश्रय है मेनली वो रक्त ही है। ठीक है, और जब रुधिर का निर्हरण हो जाएगा, तो रुधिर माने रक्त, जब वो निकल जाएगा दूषित हुआ रक्त, तो अपने आप ही ये डिजीज शांत हो जाती है, ऐसा मानेंगे। ठीक है, और फिर वमन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जो कफजन्य विसर्प का केस है वहां पे हम लोग कुछ वमन का यूज करते हैं। तो वामक द्रव्य बेसिक है यही, मुलेठी है, मदन फल है, निम्ब है, इंद्रजौ। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास आपको करने वाली अलग से नहीं है चीज। फिर ऐसे ही कुछ कल्प स्थान में बता दिए गए हैं कि कुछ कफ पित्त नाशक योग है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, वो आगे हम देख लेंगे। ये मुस्तादी क्वाथ है, ये आपको नहीं करना है। जो इसमें ना इति वाले योग हैं, केवल आपको वही करने हैं, और इति वाले बहुत ज़्यादा योग आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे नहीं, तो आपको इसमें ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं करना। विसर्प रोग में विरेचन का प्रयोग बोला हुआ है, तो विसर्प रोग में विरेचन का प्रयोग मेनली कोष्ठगत के केस में बोला जाता है। ठीक है, तो जो कोष्ठगत विसर्प है वहां पे आपको विरेचन का प्रयोग करवाना उत्तम माना जाता है। और बस जो शाखागत, कोष्ठगत माने जो जीआईटी में मौजूद है जिसके दोष, शाखागत माने जिसके दोष धातुओं में, त्वचा में है। ठीक है, वो है शाखा। शाखा में लिंब नहीं आती है। तो शाखागत विसर्प के लिए क्या बोला जा रहा है कि यदि शाखागत रक्त दूषित हो गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रक्त का अवसेचन करना है। और तात्पर्य ये है कि शाखा शब्द से रक्तादियो धातुस्त्व, जिस मैंने आपको बताया ना, शाखा का मतलब क्या होता है, धातु होता है, तो वही बोला हुआ है कि रक्त की दुष्टि हो गई है और दूषित हुआ रक्त इन स्थानों में व्याप्त हो गया, तो आपको पहले रक्त का ही निर्हरण करना पड़ेगा। प्रथम आपने इसमें क्या करना है, रक्त का निर्हरण। वात से रक्त दूषित हो गया है तो आपको श्रृंग, अब ना यहाँ पे बता दिया कि रक्त तो दूषित हुआ है, आपको करना क्या है, शाखागत में करना है आपको रक्त मोक्षण। अब जैसे रक्त दूषित हुआ है ना, तो उसको दूषित किया किसने, वात ने किया है, पित्त ने किया है, कफ ने किया है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको अलग अलग प्रकार से उसका रक्त मोक्षण करना है। अब मान लीजिए वात से अगर रक्त यहाँ पे दूषित हुआ है तो आपने श्रृंगी यंत्र के प्रयोग से रक्त निकालना है। अगर पित्त से दूषित हो रखा है रक्त तो आपने जोंक लगा के निकालना है रक्त। और अगर वो कफ से दूषित है, कफ से दूषित है, तो आपको अलाबू का प्रयोग करके अवसेचन करना चाहिए, रक्त निकालना चाहिए। ठीक है, और जिस प्रदेश में विसर्प की उत्पत्ति होती है उसके समीप स्थान पर आप सिरावेद भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का रक्त मोक्षण ही है। ठीक है, और जिससे दूषित दोषों का निर्हरण भी शीघ्र ही हो जाता है। यदि शीघ्र ही रक्त निकालने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो रक्त में क्या हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शीघ्र नहीं निकालेंगे तो नुकसान क्या है, रक्त में क्लेद उत्पन्न हो जाएगा, और क्लेद हो जाने से त्वचा, मांस, स्नायु सभी जगह क्लेद उत्पन्न हो जाता है। ये सारा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, शाखा दुष्टे टू रुधिरम, ये वाले जो हैं थोड़े से
श्लोक आप लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेफरेंस के लिए देखेंगे, क्योंकि ना जैसे मैंने बताया क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किसके संदर्भ में बोला गया है, उसके लिए आप डिटेल में बताएं, ठीक है। तो थोड़ा आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है विसर्प में बही परिमार्जन चिकित्सा। अब तो इंटरनली कैसे दोषों को हटाना है वो बताया, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि स्किन लीजन है तो कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए भी आगे यहाँ पे लेप आदि का प्रयोग बताया जाएगा। तो जब दोष केवल, और एक तो उस केस में प्लस जब केवल एक्सटर्नल वाला हो रखा हो, ठीक है। विसर्प में केवल बाहर ही त्वचा में ही दोष आश्रित हो रखे हो, ठीक है। तो जब दोष केवल त्वचा और मांस में आश्रित हो, ठीक है, या फिर प्रारंभ में अल्प मात्रा में होते हैं, तो ऐसी अवस्था में या फिर अल्प मात्रा में जब होते हैं दोष, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में बाह्य चिकित्सा प्रयोग करेंगे। लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ यहाँ पे ऑइंटमेंट्स पेशेंट्स को देंगे। और आदितो व अल्प दोषाणाम क्रिया बहिर प्रवक्ष्यते दोष त्वग मांस आश्रित है, ठीक है। ये वाला थोड़ा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब कैसे कैसे यहाँ पे लेप लगाने हैं, तो कुछ नाम दिए हुए हैं। उदुम्बर आदि प्रदेह है, न्योग्र आदि लेप है, ठीक है, काली आदि लेप है, ये बहुत सारे दिए हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोकल एप्लीकेशन के लिए है, सब यहाँ पे अभी आपको वही मिलेगा। लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, एक दो के नाम आप कर सकते हैं याद, बट ये ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको याद करना पड़े। अब घृत का प्रयोग हम देख चुके हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे जो एक पॉइंट देखना है वो देखना है वात रक्त पित्त प्रधान विसर्प रोग की चिकित्सा के लिए कुछ पॉइंट्स बोले हैं, ये हमने देखने हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है वात रक्त पित्त की प्रधानता से उत्पन्न होने वाले विसर्प रोग में आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट इज कि 100 बार धोया हुआ घृत, ठीक है, ये क्या कौन सा होता है, शहदोद घृत का प्रयोग आपने यहाँ पे करवाना होता है। प्लस आप पंचवल्कल कषाय का प्रयोग कराते हैं और दूर्वा स्वरस से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग भी यहाँ होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने थोड़े से ध्यान रख लेने हैं जो कि एप्लीकेशन के लिए। और अब यहाँ पे आगे ना प्रदेह लगाने के नियम के बारे में बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट यहाँ पे अप्लाई करना है। ये चीज़ आपने उसमें रस शास्त्र वाले में भी ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, तो इसमें इसका भी ना रेफरेंस ध्यान रखेंगे कि प्रदेह के गुणों के बारे में कहाँ आया है, विसर्प में, उपद्रव के बारे में कहाँ वर्णित है, चरक में, इधर, ठीक है। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा प्रदेह लगाने के नियम बताए हुए हैं, तो जितने प्रदेह ऊपर बता दिए गए सभी क्या होते हैं, प्रदेह प्रसादन करने वाले, त्वचा को अच्छा करने वाले होते हैं, ठीक है। तो आपने इन प्रदेह को क्या है, बार बार हटाकर प्रदेह लगाना चाहिए। एक बार ही लगा दिया उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, बार बार रिमूव करते रहना है, हटाते रहना है। संप्रसादन का तात्पर्य है कि वो रोगों को नाश करते हैं और दोषों की शांति करते हैं बेसिकली, ठीक है, ये इनका मतलब होता है। और क्या रूल्स हैं कि सभी प्रदेह धोए हुए उतार कर आपने क्या करना है, सारे ही प्रदेहों को धोना है, निकालना है, ठीक है। अधिकतर बहुत अधिक गाढ़े आपको प्रदेह नहीं लगाने चाहिए, थिक ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए, किंतु कफजन्य विसर्प में लेप के सूख जाने पर उसे उतारकर मोटा प्रदेह आपको लगाना है, ठीक है। वैसे बोल रहे हैं कि आप मोटा लेप ना लगाया करें, लेकिन कफज के केस में, कफज विसर्प में आप मोटा लेप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रलेप की परिभाषा का भी रेफरेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कितना लगाना है, तो ये बोला हुआ है कि औषध को कल्क बनाए, पहले तो पेस्ट बनाए, उसके बाद अंगूठे की जो मोटाई है उसके तीसरे भाग के समान मोटा प्रलेप लगाना चाहिए। त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रम स्यात प्रलेप, यानी कि अंगूठे की जितनी मोटाई है उसका तीसरा भाग यानी 1/3 जो है आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा प्रलेप कैसा है, ना अधिक स्निग्ध अधिक रूक्ष नहीं होना चाहिए, ना अति स्निग्धो ना रूक्षो ना पिंडो ना द्रवो समः, ठीक है। ये सारे इसके पॉइंट से ध्यान रखेंगे। अधिक रूक्ष अधिक स्निग्ध नहीं होना चाहिए, पिंड स्वरूप में मतलब एकदम ठोस हो गया हो, बहुत ही थिक कर दिया हो, बिल्कुल
आटे के जैसा गूंद के रख दिया हो, इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ना बहुत ज़्यादा पतला हो, और प्रलेप हमेशा सम होना चाहिए। इसके अलावा प्रलेप लगाने के कुछ विशेष नियम भी यहाँ पे बताए हुए हैं कि कभी भी बासी लेप नहीं लगाना होता है, ठीक है। और एक बार जो लेप लगा दिया है उसको निकाल कर ही दूसरा लेप लगाना है, प्लस एक बार जो लेप लग गया हो उसको उतार कर वापस से ही उसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब आपको ये भी समझना है कि जैसे आपने एक बारी में बहुत सारा बना दिया, अब सोच रहे मैं 2-3 दिन तक इसी को यूज़ करूँगा, तो ये नहीं करना है। एक बार जो बनाया है अभी के अभी अप्लाई करो। रात के लिए यूज़ करना है तो तभी बनाना, अभी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यदि लेप को कपड़े से लगाकर स्थान पर लगाया जाए तो शरीर की गर्मी कपड़े से ढके रहने के कारण बाहर नहीं निकल पाती, फलस्वरूप। इसका मतलब ये है कि आप लेप लगा के ऊपर से पट्टी ना कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से पट्टी लगा देंगे तो जो शरीर की गर्मी है वो लेप के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगी और वो अंदर ही रह जाएगी, जिसकी वजह से शरीर में क्लेद, विसर्प और शूल जैसी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। कपड़े के ऊपर लेप लगाने से व्रण में स्वेदन हो जाता है और स्वेदन के फलस्वरूप पीड़िकाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। व्रण में कंडू होने लगता है, खुजली हो जाएगी, छोटी छोटी पीड़िकाएं हो जाएंगी, विसर्प रोग, शूल, क्लेद, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो कभी भी ऐसे आपने यहाँ पे नहीं करवाना है रोगी को। इसके अलावा एक के ऊपर दूसरा प्रलेप नहीं लगाना चाहिए, ये भी हमें पता ही है, ठीक है, कि जब तक एक हटाया नहीं है आपने दूसरा वापस से उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। अत्यधिक पतला लेप जो है वर्ज्य है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। ज़्यादा अगर पतला लगाएंगे तो क्या होगा, वो रुकेगा ही नहीं ना, त्वचा पे वो ठहरता ही नहीं है। जब वो त्वचा पे ठहरेगा ही नहीं तो कैसे दोषों को शांत करेगा। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं वो होना चाहिए, इसीलिए अधिक पतला प्रलेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि अधिक पतला लेप लगाया जाए, एक सेकंड, आपको अधिक पतला लेप भी यूज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो वो क्या होगा, कई बार सूख के फट जाता है और रस, जो भी उसमें आपने औषधियाँ लगाई हैं उन औषधियों का रस, वीर्य आदि कुछ भी प्रॉपरली एक्ट वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या तो बहुत पतला लगाओगे तो क्या होगा, बह जाएगा, या आपने बहुत ही पतला लगा लिया तो इतनी जल्दी वो सूख जाएगा कि वहाँ पे फट जाता है। आपने देखा ही होगा कि जब आप पतला फेस पैक लगा लेते हैं तो कैसे पूरा क्रैक्स जैसे आ जाता है, ड्राई हो जाता है, वही चीज़ बोली हुई है इसमें, ठीक है। और तब बोला है कि इस तरीके से लगाएंगे ना तो औषधि का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब भी नष्ट हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसको लगाने से, ठीक है। और पतला लेप लगाने से जो दोष ऊपर बताए गए हैं वही दोष स्नेह रहित प्रलेप लगाने से भी होते हैं। स्नेह रहित प्रलेप शीघ्र ही सूख जाता है और रोग बहुत पीड़ा करता है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने दोबारा बता दी है कि जल्दी ड्राई हो जाएगा तो आपको उसको निकालने में भी कष्ट होगा, ठीक है। और जो जल्दी ड्राई होने वाला होता है, पतला सा लेप होता है, वो कैसा होता है, जैसा स्नेह रहित प्रलेप है वो, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स है। इसके अलावा विसर्प रोग को दूर करने के लिए आप अन्नपान की व्यवस्था बता रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें यूज़ करानी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करानी है, रूक्ष मधु, आपने लंघन कराने के बाद रूक्ष मधु और चीनी मिलाकर मंत्र का प्रयोग करें। ये ना इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मंत्र का प्रयोग करना है। और ये मंत्र क्या है, मधुर और खट्टे अनार के रस, आंवले के रस, थोड़ा अम्ल बनाकर ही आपको पिलाना चाहिए। और इसके अलावा फालसा है, मुनक्का है, खजूर है, ये सब चीज़ें भी आप जल में पकाकर दे दीजिए। यव, शाली चावल, इन सब का सत्तू एज अ तर्पण आप वहाँ पे बना के दे सकते हैं घृत के साथ चाटने के लिए, ठीक है। और क्या करना होता है, लघु आहार ही हमेशा रोगी को प्रयोग कराएं। मांस रस का प्रयोग होता है, ठीक है, चावल का प्रयोग होता है। तो विसर्प के रोगी के लिए कैसा, वही लाल चावल, श्वेत चावल, महाशाली, साठी चावल, यही सब जो है यूज करने, और स्पेशली जो जितना ज्यादा पुराना हो। इसके अलावा गोधूम या चावल का प्रयोग बोला हुआ है, तो विसर्प के रोगी को या तो आप यव, गेहूं, शाली चावल, इनमें से ही किसी का प्रयोग कराना चाहिए, जो भी उसको अधिक साथ में हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट। जिस व्यक्ति को शाली चावल साथ में ना हो या फिर शरीर में कफ की अधिकता हो, शाली चावल का प्रयोग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसको अगर साथ में नहीं है वो चीज, शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो शाली चावल का प्रयोग ना करें। यव, गेहूं, इन दोनों अन्य जो भी उसको साथ में हो उसका प्रयोग कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं है खास।
इसके अलावा विसर्प रोग में अपथ्य क्या है, फिर जो भी इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जो कि विदाही अन्न है, ठीक है, विरुद्ध भोजन है, दिन में शयन है, क्रोध है, धूप में अधिक जाना, अग्निताप, ज्यादा वायु का सेवन, ये सारी चीजें। फिर चिकित्सा सूत्र के संदर्भ में बोला हुआ है, विसर्प के चिकित्सा सूत्र में क्या बोला हुआ है कि जो पित्तज विसर्प है, ठीक है, ऊपर विसर्प रोग की जिन चिकित्साओं का उल्लेख कर दिया गया है उन चिकित्साओं में जो चिकित्सा शीतल बताई गई हैं, यानी कि शीतल द्रव्यों का प्रयोग आपने पित्तज विसर्प के लिए करना है, और रुक्ष प्रधान का यूज आपने कफज के लिए करना है, एंड स्नेह प्रधान जो चिकित्सा है वो वातज के केस में करनी है। वात पित्त शामक अग्नि कर्दम में अग्नि में और कफपित्त शामक कर्दम में करनी है, और ग्रंथि तो असाध्य है ही और सन्निपातज भी असाध्य है, ठीक है। इसके अलावा ग्रंथि के लिए अलग से थोड़ा सा बताया है कि रक्तपित्त प्रधान ग्रंथि विसर्प में आपने रूक्षण लंघन पंचशीरी कषा जो वृक्ष है, ठीक है, रक्तपित्त प्रधान ग्रंथि विसर्प में आपने क्या करना है, रूक्षण लंघन पंचशीरी वृक्षों की त्वचा के क्वाथ से परिसेचन करना है, और पंचशीरी को ही आपने प्रदेह के रूप में प्रयोग करना है। बाकी सिरामोक्षण आपने करना है, बेसिकली रक्त का निर्हरण, चाहे सिरामोक्षण से करो चाहे जोग के प्रयोग से। फिर वमन विरेचन कषाय तिक्त द्रव्यों का प्रयोग आपने करना है, इससे सिद्ध किया हुआ घृत, ठीक है, और इससे आप ट्राई कर सकते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा मुश्किल है ट्रीट करना, ठीक है, असाध्य बोला गया था इसको। इसके अलावा इसमें ग्रंथि विसर्प में और क्या बोला हुआ है, सिरामोक्षण के लिए वमन विरेचन के बाद ऊर्ध्व और अधः जब शोधन हो जाए, शरीर की शुद्धि हो जाए, उसके बाद आपने सिरामोक्षण या जोग के द्वारा जलौका लगाकर रक्त का अवसेचन करना, उसके बाद वात कफ शामक चिकित्सा का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें उपनाह के लिए बोला हुआ है, एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, तो अगर यहाँ पे शूल हो रहा है रोगी को तो आपने स्निग्ध उतारिकता और उष्ण वेशवार के द्वारा उपनाह बंधन यहाँ पे बांध देना है, ठीक है। वेशवार तो बोनलेस मीट होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रंथि विसर्प के फिर ना कुछ औषधि यहाँ पे बताई हुई है कि जिसको आप अप्लाई करवा सकते हैं लोकली, जैसे कुष्ठ तेल में जो कुछ भी बोला हुआ है, कुष्ठ तेल है, और एक सेकेंड, कुष्ठ तेल क्षार युक्त, ठीक है, कुष्ठ प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्षार युक्त करके उसका प्रयोग करना है, क्षार युक्त करके इससे सिद्ध किया हुआ तेल आपने यूज करवाना है। गौमूत्र का प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। फिर कुछ प्रदेह के लिए बोला हुआ है वो आपको करना नहीं है, जैसे एग्जाम्पल है बलादि लेप है, दंत्यादि लेप जो है इसका प्रयोग किया जाता है कफज ग्रंथि के लिए, और बस जैसे यहाँ पे दंत्यादि लेप है वैसे ही दंत्य हरित की जो है वो गुल में यूज होती है, और कुछ लेपों के नाम है जैसे मूलक आदि है, ठीक है। फिर आहार द्रव्यों में पता ही है कि यव आदि का प्रयोग करना है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। तो गोधूम है, यव से अन्न का प्रयोग करना है, प्लस इसमें सीधु है, मधु और चीनी, इन सब का प्रयोग करना है, रोगी को खाने के लिए देना चाहिए। वारुणी मंड का प्रयोग यहाँ बोला हुआ है, ठीक है, बिजौरा नींबू का रस आदि ये सब नहीं करना है। फिर ऐसी कुछ और योग है, हाँ कुछ काम का नहीं है। एक इसमें ग्रंथि विसर्प में दाह कर्म के लिए बोला हुआ है कि यदि क्या है, बलवान स्थिर और पत्थर के समान कठिन ग्रंथि हो गई है, शांत नहीं हो रही है, तो आप उसको क्षार से क्या कर सकते हैं, क्षार या फिर स्वर्ण के द्वारा दाह किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे कि अगर वो बहुत हार्ड हो गई है, बलवान है, ठीक है, तब आपने इसका प्रयोग करना है। इसके अलावा शल्य कर्म के लिए बोल रखा है कि फिर आपने इसको हटाना ही पड़ेगा, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स भी इसमें हो सकते हैं। और ऊपर बताई हुई चिकित्साओं से अगर ग्रंथि नष्ट न हो तो ग्रंथि को पकाने वाली औषधि देकर उसमें शस्त्रकर्म के द्वारा चीरा लगाकर ग्रंथि को निकाल देना चाहिए। कि जो भी ऊपर बताया उससे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो आपने पकाकर उसको
बाहर निकाल देना है। ग्रंथि को निकाल देने पर रक्त का उत्क्लेश हो जाता है, इसलिए बार बार रक्त मोक्षण करना चाहिए। आप ऐसे निकालेंगे तो रक्त दूषित होगा, तो रक्त मोक्षण उसके बाद करना पड़ेगा। बाद में वात कफनाशक औषधियों का लेप भी आपको वहां लगाना है। और धूमपान का प्रयोग, शिरोविरेचन आदि इन सब का प्रयोग भी करते हैं। स्नेहन और मर्दन का प्रयोग, इतना तो कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी ग्रंथि विसर्प में जब दोषों की शांति न हो सके तो ग्रंथि को पकाना ही उत्तम होता है। दाह और पाक से युक्त होकर क्या होता है, सड़े हुए ग्रंथि को आप निकाल लेंगे प्लस और फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि कोई वोंड हो, ठीक है, जैसे कोई घाव हो गया हो वैसे। इसके अलावा कंपिलक आदि तेल का प्रयोग आप ग्रंथि के व्रण में यूज करते हैं। ग्रंथि व्रणम चिकित्सितम, यानी कि इसको पकाकर जब आपने बाहर निकाल दिया उसके बाद जो घाव बन गया ग्रंथि व्रण में, वहां आप इसको यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा अब ना यहाँ पे गलगंड का प्रकरण थोड़ा सा बताया हुआ है। तो गलगंड के लिए बोल रहे हैं कि गलगंड में क्या होता है कि गले में गांठें पड़ जाती हैं बहुत सारी, उसके लिए बोला है। उसमें भी ग्रंथि के जैसे ही कुछ है। तो ग्रंथि रोग को दूर करने के लिए जिन विधियों को बताया गया है उन्हीं विधियों का प्रयोग कफज गलगंड में करना चाहिए। जो गलगंड वात से उत्पन्न हो रहा है, कफ का अनुबंध है, तो क्या करें, कुछ दिन तक उसमें घृत है, दुग्ध है, क्वाथ, इन सब का सेवन कराने पर वो चीज नष्ट हो जाती है। वातज के लिए बोल रहे हैं। कफज वाले में सीधे आपने ग्रंथि रोग के लिए जो जो बोला है वो यहाँ यूज करा देना है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मतलब रक्त मोक्षण की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। तो इस विसर्प रोग की चिकित्सा के आधार पर विसर्प रोग को दूर करने के लिए जिन जिन कर्मों का उपदेश किया है उन सभी में से जो बेस्ट है वो रक्त मोक्षण ही है, क्योंकि इसमें मेनली रक्त की दुष्टि होती है, ठीक है। तात्पर्य ये है कि विसर्प रोग रक्त मोक्षण करना इन केस ऑफ विसर्प रोग जो है प्रधान उपक्रम होता है, क्योंकि बिना रक्त के दूषित हुए विसर्प रोग की उत्पत्ति नहीं होती और दूषित रक्त को निकाल देने पे विसर्प अपने आप ही शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। और इसके अलावा विसर्प की सामान्य चिकित्सा आदि, इसमें ऐसा कुछ अलग सा पॉइंट है नहीं, हम ऑलरेडी ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा विसर्प वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो करेंगे वो तृष्णा वाला अध्याय करेंगे, ठीक है।